टॉपिक लिखो सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। देखो बच्चों, ये पढ़ने के लिए आपको दो तीन चीजें जरूरी है, मैं बता देता हूँ। पहला, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप गलत करोगे, ठीक है, हमेशा फिर आपको एक फोबिया रह जाएगा इस टॉपिक का। दूसरी बात, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में भी इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना 11th में इंपॉर्टेंस है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। हमारे पास तीन टाइप की बॉडीज आएंगी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो पहले मैं 1D बॉडी की बात करूं तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे लीनियर मास डेंसिटी, that is lambda which is equal to mass per unit टोटल लेंथ जो भी रहेगी, ठीक है। और इसी को सेम बात को हम लोग लिख सकते हैं, देखो लैम्डा मतलब डेंसिटी, आप 1 लीटर पानी का निकालो या 1000 लीटर पानी का डेंसिटी निकालो वो सेम आएगी। डेंसिटी एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो एक बड़े मास का बड़े लेंथ से रेशो निकालो या फिर छोटे मास का डीएम का छोटे लेंथ से रेशो निकालो, सेम आएगा लैम्डा। तो मुझे मेनली बेसिकली एक बात लिखनी होगी हमेशा, dm इज इक्वल टू लैम्डा dl, ठीक है, ये हमेशा लिखना पड़ेगा 1D बॉडी। 2D बॉडी में निकालेंगे हम लोग। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो पहला एग्जांपल है रॉड, दूसरा एग्जांपल है रिंग, ठीक है, रॉड या रिंग। 2D बॉडीज की बात करें तो 2D में आएगा एरिया, एडमिट कर दो, एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से, और ये सिग्मा क्या होगा इस बार? मास पर यूनिट एरिया। और क्या छोटे मास के लिए भी यही होगा? dm बाय da। और हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, कंक्लूजन क्या है? dm इज इक्वल टू सिग्मा da। बोलो समझ आई बात? सिंपल सी बात है। कैसे सॉल्व करेंगे ये जब टॉपिक पर अपन चलते चलेंगे तब बात करेंगे। तो मेरा मेन कंक्लूजन यही था, dm इज इक्वल टू सिग्मा da। एग्जांपल्स देखो, ऐसे बॉडीज जिनका मास एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे एक रॉड है उसकी थिकनेस लगभग 0 है, तो उसका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ के अलावा। रिंग है, एक चूड़ी रिंग, तो उसके लिए भी क्या होगा? मास पूरा का पूरा उसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पर अगर मैं बात करूं एक डिस्क है या फिर ट्राइंगल है, ट्राइंगल, स्क्वायर, या फिर मैं बात करूं हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो कोन, ठीक है, इन सब के लिए कहां पर लाई करेगा? पूरा का पूरा मास एरिया पे, ठीक है ना, पूरा एरिया पे। मतलब एक हॉलो सिलेंडर है तो सिलेंडर बोले तो खाली है, मतलब पूरा का पूरा मास कहां पर होगा? उसके सरफेस पे होगा, यानी कि पूरे पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो उनके केस में मैं क्या करूंगा? 2D बॉडीज की तरह अज्यूम करूंगा। होने के लिए क्या है, वो 3D बॉडी है, बट एरिया मास डेंसिटी निकालेंगे। क्लियर? फिर आती है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो एग्जैक्टली 3D बॉडीज के लिए होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे रॉ वॉल्यूम मास डेंसिटी। रॉ से डिनोट करेंगे, रॉ क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? dm बाई dv। और यहाँ से क्या निकल के आता है बच्चे? dm इज इक्वल टू रॉ dv, ठीक है। और इसके लिए एग्जांपल्स क्या क्या हो गए हमारे पास? सोच के बताओ। क्यूबॉइड ले सकते हो,
सॉलिड क्यूबॉइड ले सकते हो और स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन। ठीक है, इस तरीके से आप सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। इनके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम मास डेंसिटी। बोलो ये बात क्लियर है, यस और नो? पक्का? इसे नोट डाउन करो। अच्छा ये याद रखना, आज के लेक्चर में स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, रेस मत लगाना मुझसे, ठीक है? जब बोलूँ तभी लिखना, लिख लो ना। ना, रॉड का एग्जांपल एक्चुअली में अगर तुम सोचो तो रॉड रियल में तो एक सिलेंडर ही होता है, बट उसकी थिकनेस 0 मान ली जाए तो वो 1D ऑब्जेक्ट में काउंट करता है। पर अगर थिकनेस है उसकी कुछ ना कुछ तो कहाँ आएगा वो 3D ऑब्जेक्ट में। ये 11th और 12th दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपन ने लिखे हैं ना, सबके लिए सॉल्व करना है अपन को, एक एक के लिए सॉल्व करके निकालेंगे। काव्य आज कोमल कहाँ गई? सर मैं तो आई हूँ, काव्या नहीं आई हुई आज। हाँ तो वो कहाँ गई आज? सर एक्चुअली उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो हो सकता है उसे एडमिट ही, उसकी ग्लूकोज चढ़े सर, एडमिट करना पड़े उसे। तो इसलिए आप भी ऑनलाइन आ गए? नहीं सर, उसके चक्कर में मेरी भी तबीयत खराब हो रही है सर, फीवर हो रहा है। तो उसके चक्कर में हो रहा है? उसी से ही हुआ है सर, खांसी जुकाम फीवर, और जुकाम जैसे तो सर 3-4 दिन से हो ही रहा था, आज ज्यादा हो गया। चलो ध्यान रखो। ठीक हो गए आप?
डन, सबने लिख लिया। अब हम लोग 1D बॉडीज से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला बेटा इतना लिखने की जगह छोड़ देना, पहला लिखो रॉड। पहला रॉड के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। और अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बता दिया था लास्ट क्लास में, नहीं बताया था तो यार, रॉड से इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं बताया था। चलो पहले इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला देख लो, फिर रॉड स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला था, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मुझे XCOM सेंटर ऑफ मास निकालना था तो मैं बोलता था सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n xi mi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, यही करते थे। इसका मतलब वही है m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। पर ये डिस्क्रीट बॉडीज के लिए काम करता है। अगर मैं कंटिन्यूस बॉडी निकालना हो ना, तो क्या जरूरत है एक एक पार्टिकल को सॉल्व करने का। हम एक काम करेंगे, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। कैसे, क्या वाला, जैसे एक रॉड है, ये कंटिन्यूस बॉडी है। अब डिस्क्रीट बॉडी बताता हूँ तुम्हें क्या होता है, खुद ही समझ जाओगे। एक ऐसी अजीब सी बॉडी, ये डिस्क्रीट बॉडी है, जिसके कोई एक इक्वेशन तुम डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो कंटिन्यूस के लिए हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, डिस्क्रीट के लिए सिग्मा लगाते हैं, ठीक है। तो आर डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। सर आर क्यों लिखा आपने, इसलिए क्योंकि आप x के लिए x लिखना, y के लिए y लिखना, z के लिए z लिखना, सिंपल। तो ये क्या आ गया, सीधे सीधे आर सी ओ एम। एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मतलब टोटल मास, ठीक है ना। सेम y के लिए चाहिए तो वाई डी एम बाई टोटल मास, जेड डी एम जेड, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखो, फिर बात करते हैं। आई गेस लिख लिया होगा आप लोगों ने। टॉपिक डालो रॉड। तो बच्चों एक रॉड है, इसकी थिकनेस क्या है, वैसे नेग्लेजिबल है ना। ये रॉड है, इसकी थिकनेस है नेग्लेजिबल और इसकी लेंथ है एल, ठीक है। लेंथ है एल, लेंथ एल, मास एम। तो पहली चीज बताओ, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, लैम्डा। सबसे पहला काम होगा आपका लैम्डा, या तो सिग्मा निकलता हो तो सिग्मा और रॉ निकलता हो तो रॉ। पहला स्टेप यही होना चाहिए। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू लेंथ मास पर यूनिट लेंथ m बाय एल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पर है बॉटम पे। तो यार किस पॉइंट का निकालो, तो सारे पॉइंट वेरिएबल, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें। देखो एक पॉइंट यहाँ हो गया, 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हो आप। तो मैं क्या करता हूँ, बीच में रैंडमली कहीं पर भी एक छोटा सा मास कट करता हूँ, जिसकी थिकनेस है वाई डायरेक्शन में बात करें तो डी वाई, ठीक है। इसकी थिकनेस डी वाई, मास डी एम, और ओरिजिन से इसकी लेंथ या हाइट कितनी है, वाई। ये दूसरा जंक्शन है। बोलो ये बात समझ है कि नहीं है, क्लियर है। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम किया, इसमें छोटा सा पार्ट काटा, जिसकी थिकनेस तो थी डी वाई, मास था डी एम, और उसकी ओरिजिन से हाइट थी वाई। y इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, और y को हम लोग वेरी करवाएंगे 0 से लेकर l तक, वो बात की बात है, ठीक है। बट y इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, क्लियर है यहाँ तक, इजी। तो क्या मैं यहाँ पर dm अपॉन dy भी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं dm निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, आपने लिखा था देखो,
लैम्डा डी वाई होगा, ये वहाँ पर लैम्डा डी एल बोला था, यहाँ पर लैम्डा डी वाई होगा। कुछ नहीं, बस डी वाई को इधर चिपका दिया। क्लियर यहाँ तक? अब मुझे निकालना है वाई सी ओ एम। क्या फॉर्मूला था मेरा? इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पर क्या जाएगा, वाई डी एम डिवाइडेड बाय डी एम। और बेटा इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? वाई को वेरी करवा रहा हूँ 0 से एल तक, लेकिन एक समस्या होगी या डीएम वाई को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, लेकिन क्या मुझे डीएम की वैल्यू पहले से पता है? उठा के यहाँ रख दे। तो देखो वाई सी ओ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से एल वाई, और डीएम था लैम्डा डी वाई, और नीचे बेटा छोटे छोटे मास का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल मास ही तो बनेगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। टोटल मास बन गया तो उसको मैं क्या यहाँ पर 1/m लिख दूं, चलेगा? चलो अब यहां तक पहले एक बार लिखो, फिर इस यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख पाऊंगा। हाँ वाला 1/m बेटा, ये नीचे था ना डिवाइड में m, ये टोटल मास बनेगा ना, सारे छोटे छोटे मास इसको जोड़ते जाओगे तो पूरा मास बन गया। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ये क्या बन गया m, लेकिन डिवाइड में था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इसे 1/m। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। ये सेंटर ऑफ मास निकाल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। डन। अब ये पॉइंट लिखो रिमेंबर करके, ये सब के लिए, जितने भी डेरिवेशन अभी करेंगे सबके लिए लिखवा रहा हूँ। सबने लिखे यहाँ तक? तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा कॉमा सिग्मा एंड रॉ ऑलवेज बिफोर इंटीग्रेशन। ये आदत में डाल लेना, ऑलवेज बिफोर इंटीग्रेशन। इस पर्टिकुलर सवाल में तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चाहे बाद में भी रख सकते हो, लेकिन क्या होगा वो क्वेश्चंस में गेम खेल सकता है। हो सकता है लैम्डा आपको वेरिएबल दे दे, लाइक लैम्डा दे दे वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, ठीक है, वेरिएबल दे दे लैम्डा। तो आपको यहाँ पर पहले से पुट करना पड़ेगा। मतलब मान लो अगर 3y दे दिया लैम्डा, तो इसका मतलब वो रॉड कैसा है, टैपर्ड रॉड है। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में लैम्डा की वैल्यू पहले पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। इस वजह से लैम्डा की वैल्यू अपन यहाँ पर रख सकते हैं। देखो जरा लैम्डा क्या था अपने पास, m/l था लैम्डा, रख दें यहाँ पर। तो वाई सी ओ एम इज इक्वल टू 1/m इंटू लैम्डा बाहर निकल सकता है, कॉन्स्टेंट ही तो है, मास पर यूनिट लेंथ। अंदर बच गया वाई डी वाई 0 से l, मास से मास कट जाएगा, बचा 1/l, और y का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन y² बाई 2 और लिमिट 0 से l।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बचेगा 1/L इंटू L²/2, एक L से एक L कट गया, आंसर इज L/2। जहां पर आपने रॉड लिखा होगा वहीं पे इसका आंसर भी लिख देना, सबका आंसर ऐसे भी लिखना क्योंकि आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, ठीक है। डन, इजी। तो अगला लिखो, सेंटर ऑफ मास of a ring, center of mass of a ring whose origin is at center, whose center is at origin, क्या लिख दिया मैंने उल्टा, एक ही बात है, चलो एक ही बात है। सेंटर कहाँ पर लाई करता है उस रिंग का, ओरिजिन पर, ठीक है, समझ जाओगे ना बात। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, देखो ध्यान से। ये एक रिंग है और इसका सेंटर कहाँ पर लाई करता है, ओरिजिन पे। एक बात बताओ, जो सेंटर होता है, मैंने बताया था रेगुलर बॉडीज के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर होता है। देखो इसके लिए भी क्या आया, ज्योमेट्रिकल सेंटर आया h/2 या l/2, कुछ भी कह सकते हो। इसके लिए कहाँ आएगा, ओरिजिन पे ही। हर तरफ से देखो मास का सेंटर है या नहीं है, हर तरफ से मास का सेंटर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा, डायरेक्ट आंसर लिखो 0,0 इज द सेंटर, खत्म, सेंटर ऑफ मास, ठीक। इतना बड़ा सा टॉपिक, इतना छोटा सॉल्यूशन। और साथ के साथ स्टेटमेंट भी डाल देना, इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी सेंटर ऑफ मास। रीज़न ये है कि वो अगली बार क्वेश्चन ओरिजिन पे थोड़ी देगा, यहाँ पर कहीं पर रख देगा ओरिजिन, कॉर्नर पे, सरकमफेरेंस पे, तब फिर कैसे निकालोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, -r,0। इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ मास।
तो क्या हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाल सकते हैं? बोलो, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाल सकते हैं? अब तो सीख गए हम लोग, 1 सेकंड में निकाल देंगे। देखो सेमी सर्कुलर रिंग, तो बेटा इस बार रिंग कैसी है? कुछ सेमी सर्कुलर। लेट अस सपोज इसका भी सेंटर कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, अब लग रहा है गैस। ठीक है, इसकी भी रेडियस r। पहला काम, कौन सी डेंसिटी निकलेगी? एरिया। क्यों बेटा? पूरा मास तो इस रिंग पे है ना, डिस्क थोड़ी बोला मैंने। डिस्क होता तो पूरा मास हर जगह होता, तो लैम्डा ही निकलेगा। लेंथ क्या लॉन्ग है, तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ कितनी है इसकी? अगर ये पूरा रिंग होता तो 2 पाई आर होता, आधा है तो कितना? पाई आर। बोलो ये क्लियर, यस और नो? और क्या इसी बात को, फिलहाल के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिखेंगे। अब इसमें छोटा सा एलिमेंट काटना है। अब एलिमेंट काटना देखो, पहली बार में अगर आप लोग सोचो खुद से क्लिक कर जाए तो भूल जाओ, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कट किया, जो कि यहाँ से डी थीटा एंगल बना रहा था, सेंटर से डी थीटा एंगल बना रहा था। इसकी लेंथ थी dl और मास था dm। कोई दिक्कत? यहाँ से पूरा जो एंगल है वो एंगल है थीटा। अच्छा देखो, थीटा और डी थीटा में कोई खास डिफरेंस नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, टेंड्स टू बी 0, इसलिए डी थीटा बोला है अपन ने। नीचे समझ रहे हो ना, बहुत छोटा लेंथ है। तो क्या मैं यहाँ पर dm बाई dl भी बोल सकता हूँ? है ना? और क्या मैं dm इज इक्वल टू लैम्डा dl बोल सकता हूँ? बोलो सेम कहानी आ रही है जो पिछली बार पढ़ा था। अब एक दूसरी बात, मैं इस स्ट्रिप को काट के थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये कुछ ऐसा है, ये एंगल है डी थीटा, ये रेडियस था r, और ये लेंथ थी dl। इस स्ट्रिप को, छोटे से स्ट्रिप को काट के बाहर निकाला, जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, क्या कहीं से याद आ रहा है थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस? याद आया? तो क्या मैं dl इज इक्वल टू r डी थीटा बोल सकता हूँ? चिपका दें यहाँ पर, तो मैंने इसको चिपकाया और dm इज इक्वल टू आ गया मेरा लैम्डा r डी थीटा। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अब जरा सोचो, इसमें दो डायमेंशन है, एक तो एक्स एक्सिस भी और एक वाई एक्सिस भी। एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? देखो जितना मास इधर उतना ही इधर, ये दिख रहा है सबको, यानी एक्स एक्सिस का तो कहाँ पर आएगा? 0 पे। ये तो समझ में आ रहा है ना, ओरिजिन पे ही आएगा। वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो नीचे की तरफ कम मास है लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा मास है, यानी इस टाइम सेंटर नहीं बोल सकते आप, इसमें चेक करना पड़ेगा। तो अपन को निकालना किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन का तो निकाल चुके अपन, 0 आ रहा है। वाई डायरेक्शन में यहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी, बता सकता है कोई? ये वाली हाइट कितनी होगी? देखो ये हाइट यही है, ये एंगल थीटा, ये रेडियस r, ये कितना आएगा? r साइन थीटा। एग्री करते हो सब लोग? तो यानी ये वाली हाइट y कितना मिला मुझे? r साइन थीटा। ये y था, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। बोलो समझ आया हाँ या ना? अब मैं अपने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाऊं, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या था? y dm अपॉन टोटल मास। अब डायरेक्ट m लिखना शुरू कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखने की बजाय। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी चलो बाद में बात करेंगे, पहले इन सब की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। y कितना है? r साइन थीटा, मैंने यहाँ चिपका दिया 1 अपॉन m
आर साइन थीटा और डीएम की वैल्यू क्या मैं यहां से चिपका सकता हूं, लैम्डा आर साइन लैम्डा आर डी थीटा। कांस्टेंट रेडियस मेरे हिसाब से कांस्टेंट और लैम्डा भी कांस्टेंट है इस केस में, तो लैम्डा एम बाई पाई आर था, कांस्टेंट ही है। इन दोनों को बाहर ले लो तो बाहर आ गया लैम्डा आर स्क्वायर बाय एम, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ वेरिएबल डी थीटा है तो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लेके जाना पसंद करोगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे थीटा को और कहां तक लेके जाओगे, 180 तक। मुझे तो पूरा काउंट करना है ना, तो 180 तक मतलब जीरो से पाई, रेडियन में रखेंगे ना, तो जीरो से पाई। लैम्डा की वैल्यू चिपका देते हैं, कितना है एम अपॉन पाई आर इंटू आर स्क्वायर बाई एम, एम से एम गया और एक आर से एक आर गया। और अंदर बेटा अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करो, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, जीरो से पाई। ठीक है, जीरो से पाई। और बच्चे इसको सॉल्व किया अपन ने तो कितना आया, माइनस बाहर ले लिया मैंने आर अपॉन पाई, एक आर बचा था ऊपर, नीचे पाई बचा था। और कॉस थीटा की पहले अपर लिमिट रखो, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, तो माइनस आर अपॉन पाई, कॉस पाई कितना होता है 180, कितना माइनस वन, और कॉस जीरो वन, कितना है -2, माइनस माइनस प्लस, तो 2r अपॉन पाई। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, बस यही गलती कर दी, 0,2r/पाई। एक्स एक्सिस में जीरो भी तो है, ठीक है ना, और वाई एक्सिस में कहीं पे यहाँ पर 2r/पाई लेंथ का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ समझ में इल्ले पक्का। तो आप सबने नोटिस किया होगा इंटीग्रेशन करने से पहले पहले मैंने लैम्डा की वैल्यू चिपका दी है, ठीक है ना, ये आपको हमेशा करना है। यार इसको स्विंग पे किसने कहा था तुम्हें करने के लिए, स्विंग पे क्यों किया इसको, या तो उस पंखे की वजह से गर्मी लग रही है। तुम लोगों को पीछे गर्मी लग रही है, बेटा वो पीछे से सेकंड लास्ट स्विच ऑफ कर देना, थोड़ी देर में टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। माफ़ कर दिया, लास्ट टाइम माफ़ कर रहा हूँ।
तो अब बताओ, अगर क्वार्टर ऑफ रिंग के लिए पूछ लिया जाए आपसे तो निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? 0 से π/2, ठीक है। और अगर मैं क्वार्टर ऑफ रिंग थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो अच्छा निकालो, चलो क्वार्टर ऑफ रिंग के लिए निकालो, फिर बात करते हैं। रहने दो, फंस जाओगे यार, जाने दो, रहने दो, फंस जाओगे। घर से करना क्वार्टर ऑफ रिंग। रीज़न ये है उसका कि तुम लोग x का आंसर 0 दे दोगे, उसमें x 0 नहीं होगा, उसमें x भी निकालना पड़ेगा तुम्हें। y का आंसर तो आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल मास था, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया? बीच में, x 0 हो गया था। अगले वाले केस में एक साइड ही मास है तो x भी वेरी करेगा, तो निकालना पड़ेगा तुमको। चलो करो क्वार्टर ऑफ रिंग, देखते हैं फिर। करो, करो, सेम इसी क्वेश्चन में क्वार्टर ऑफ रिंग ट्राई करो, देखते हैं कितने हमारे दोस्त कर पाते हैं। हाँ हाँ, करो तो सही, पता चल जाएगा। ओरिजिन पे सेंटर ही रखा हुआ है सर्कल का, वो सॉल्व करना है तुम्हें, देखो सोचो, तरीका सीखा है अपन ने। सबसे पहला काम क्या करोगे? लैम्डा निकालोगे, फिर डीएम फाइंड करोगे, फिर लास्ट में फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे। और अगर तुम कुछ बच्चों की तरह नालायक नहीं हो तो इधर उधर बात तो नहीं करोगे, खुद ट्राई करोगे। नहीं, बच्चे खुद ही समझ जाते हैं, मैं किसी का नाम लेता ही नहीं, मैं किसे नालायक कह रहा हूँ। समझ गए ना सब? बालक जब तक खुद का खर्च करना नहीं सीखोगे ना, तब तक नहीं सीख पाओगे कुछ। समझ गए? जब सॉल्व करने बैठोगे तो फिर क्या होगा? हाँ हाँ, तो हवा में तोते उड़ाए जाते हैं, हवा में आंसर मत दिया करो। अच्छा, क्या उम्मीद करते हो मैं ही करूँ? ट्राई करना चाहते हो? कर। मैं डायग्राम चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में इजी रहे। हाँ, करो, ट्राई करो, मैं तो फाइनल चेक करूँगा, खुद का दिमाग लगाने के लिए वक्त दे रहा हूँ।
चलो मैं सॉल्व करूं। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, तो पहला काम हमें निकालना है लैम्डा। डायग्राम आप सबके सामने है। तो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ होता है। इस बार लेंथ कितनी है? पाई आर बाय 2। पहले से भी आधी हो गई लेंथ, तो ये आ गया नीचे अपॉन 2, जिसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, और ये क्या बन जाएगा 2m अपॉन पाई आर। ये सबने सही निकाला होगा मुझे उम्मीद है, और ये सिमिलर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट COM की कहानी एज इट इज ऐसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर r sin थीटा आएगा, लैम्डा r, लास्ट में लैम्डा की वैल्यू जब पुट करी तो यहाँ पर 2m बाई पाई आ रहा था, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती? 0 से पाई बाई 2। लिमिट आधी हो जाती है ना इस बार, 0 से पाई बाई 2। तो यहां पर रखते पाई बाई 2, तो ये होता बच्चे 0, और बाहर आता माइनस का 1। अच्छा, पहले से 2 प्रेजेंट था इस बार, है ना, 2r बाई पाई पहले से था, तो इस बार -1 बाहर मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर तो यही रह गया YCOM का, मतलब y में सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन x एक्सिस में चेंज होगा। मेन गेम था x एक्सिस में निकालना है, नहीं होगा। x एक्सिस में तुम्हें XCOM इज इक्वल टू तुम लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ XDM बाय टोटल मास। अब x कहां से लेके आए? तो बालक देखो, x ये वाली लेंथ होगी अब की बार, दैट इज ये वाली r cos थीटा। यही तो है x एक्सिस में डिस्टेंस हमारी स्ट्रिप की, जो एलिमेंट कट किया। तो यहां पर आ जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r cos थीटा, और dm की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, चिपका दे लैम्डा r d थीटा। तो लैम्डा r d थीटा, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 तक, थीटा तो वही मूव करवा रहे हो। लैम्डा बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, नीचे m था, और लिमिट अंदर बची 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। और अब लैम्डा की वैल्यू चिपकाओ, क्या है 2m बाई पाई आर इंटू आर स्क्वायर बाई एम। एक m से एक m गुजर गया, एक r से एक r गुजर गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस नहीं आता, 0 से पाई बाई 2, और संयोग से ये भी कितना आ गया 2r बाय पाई साइन 90 माइनस 1, तो ये 0 मतलब तो 1 ही आने वाला है, सॉल्व कर लेना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिला वो क्या मिला 2r बाय पाई कॉमा 2r बाय पाई। सही आ गया, गुड, शाबाश। मुझे उम्मीद थी तुमसे तुम्हारी काला बाजारी किस दिन रंग लाएगी। इजी था। एक और गंदा सा क्वेश्चन आता है, वो भी करना है। अगर किसी एंगल थीटा पे हो सर्कुलर रिंग, तो कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री पूछ ले, 80 डिग्री पूछ, मतलब 60 डिग्री 45 डिग्री पे दे दे रिंग, तो एक रैंडम थीटा के लिए निकालो ना। चलो ये वाला होमवर्क में करना रैंडम थीटा के लिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो द नेक्स्ट वन, अब अपन 2D ऑब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला 2D ऑब्जेक्ट करेंगे हम लोग, पहले छाप रहे हो, छापो आराम से छापो।
नहीं, पहले डिस्क से पहले स्क्वायर का निकालते हैं। खत्म। इस बार मैं अलग जगह प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, इन सब के रिजल्ट ऊपर लिख रहे हो ना आप लोग, जहाँ पर टॉपिक डाल रहे हैं, रिजल्ट ध्यान रखना है इनके। डायरेक्ट याद भी रखना है और सॉल्व करना तो सीखना ही है। इजी। तो अगला हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर लैमिना। लैमिना का मतलब समझ लो पहले। 2D ऑब्जेक्ट को फिजिक्स में लैमिना बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर स्क्वायर लैमिना, फिर इसके बाद रेक्टेंगुलर लैमिना भी करेंगे। इसी के साथ स्लैश करके लिख दो रेक्टेंगुलर लैमिना, दोनों एक में करा लेते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? एक रेक्टेंगल जिसके दोनों साइड्स बराबर, वही स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, चलो। ये छाप लिया ना सबने? तो मैं रेक्टेंगल के लिए कराऊंगा, स्क्वायर आप लोग खुद करोगे। ये एक रेक्टेंगल है, जिसके लिए ये वाली लेंथ L ले लो और हाइट H ले लो, ठीक है। और ओरिजिन कहीं पे यहीं पे अज्यूम कर रहे हैं अपन, y एक्सिस और x एक्सिस। मतलब ओरिजिन कहाँ रहा होगा? यहाँ पर। तो क्या स्क्वायर एक सिमेट्रिकल बॉडी है? यस और नो? सॉल्व करने की जरूरत है मुझे इसको? नहीं। ज्योमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास। क्या होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, जरा निकालो आंसर। तो बताओ स्क्वायर के लिए क्या होगा? सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए ऑनलाइन वाले? हाँ, स्क्वायर के लिए दोनों L/2 हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक है, किस बात है यार। गुड कालाबाजारी.com, इसने वेबसाइट भी खोल रखी है अपनी, कालाबाजारी.com। अच्छा, ऐसा कुछ है। इजी। चलो, अगला लिखो डिस्क। डिस्क समझते हो? कॉम्पैक्ट डिस्क देखी होगी ना? हाँ, वही वही वो वाला, वो रिंग होता है।
डिस्क भी होता है, रिंग भी होता है, दोनों होता है। जो हाथ से अपन डायरेक्ट इस तरीके से खेलते हैं ना, रिंग से खेला नहीं है कभी? रिंग भी होता है, थ्रोइंग रिंग खेलते हैं उससे। जो अपन डिस्टेंस पे खेलते हैं ना, वो डिस्क होता है। और वो डिस्क बोलने के लिए होता है, वो घर में किसी प्लास्टिक के डब्बे का ढक्कन लेगा, वो डिस्क है। ठीक है, हाँ हाँ। चलो, तो फिलहाल अपन एक डिस्क करने वाले हैं जिसके पूरे सर्कुलर सेक्शन पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यानी अपन इसको किस में कंसिडर करेंगे? 2D बॉडीज में। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे? सिग्मा। ठीक है, एरिया मास डेंसिटी। तो चलो टॉपिक डालो, डिस्क, और उसका सेंटर कहाँ रखा? ओरिजिन पे। आंसर क्या आएगा? 0,0 लिख दो। ज्योमेट्रिकल सेंटर ही है वही इसका सेंटर ऑफ मास। तो सॉल्व करना प्रॉब्लम डिस्क नहीं थी, सॉल्व करना प्रॉब्लम है सेमी सर्कुलर डिस्क। अब क्या, अच्छा मजाक है, इस बार एरिया रहेगा। चलो, तो इस बार मुझे किसका निकालना है? सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए। पूरे डिस्क के लिए क्या आ गया? 0,0, कहानी खत्म। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वही होगा उसका सेंटर ऑफ मास। अब सेमी सर्कुलर डिस्क निकालना है। यार मैं कर देता हूँ। नहीं अभी मत करो, मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना। ना 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 ना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्टी बनाऊंगा ना, इतना आसान क्वेश्चन लेके क्या करोगे? अब तो पिछली बार कर ही चुके हो क्वार्टर वाला, सेम क्वेश्चन देके क्या फायदा? तो इस बार हमारे पास है सेमी सर्कुलर डिस्क, और इस पे पूरे पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओरिजिन कहाँ पर है? फिर से सेंटर पे ही है। ठीक, रेडियस आर, और पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, मतलब मुझे क्या निकालना है? सिग्मा। दैट विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है इसका? तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है, इसके लिए कितना हो जाएगा? बाई 2, तो हाफ, तो 2m बाय पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू डी एम बाय डी ए, और मैं लिख सकता हूँ डी एम इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। ये तो नॉर्मल सी बात थी। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका सेंटर ऑफ मास जरा सोच के बताओ, जितना मास इधर उतना ही मास इधर, तो नहीं एक्स में तो 0 आने वाला है। वाई एक्सिस में कितना आएगा ये मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये समस्या हो गई, इसमें मैं एलिमेंट क्या कट करूं? वो तो 1D बॉडी था, एलिमेंट काट लेते थे। 2D बॉडी में एलिमेंट क्या कट करेंगे? तो देखो आपको ऐसा एलिमेंट सोचना है, लाइक अ सपोज, इसे सपोज करो 1 मिनट के लिए एक प्याज है, ठीक है, आधा प्याज। तो अगर मैं उसमें से एक एक छिलका हटाते जाऊं तो छिलका मुझे क्या दिखेगा? रिंग दिखेगा। मतलब 2D प्याज सोचना, रिंग दिखेगा। एक एक छिलका उतारते जाओ, रिंग जैसा ही शेप आएगा। रिंग जैसा शेप आएगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स एक छोटे से बड़े होते 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 एक एक रिंग है, मतलब मल्टीपल रिंग्स एक सेमी सर्कल बना रहा है। बोलो यस और नो। ये समझ आई बात? प्याज कैसे बनता है? अरे रियल स्ट्रक्चर पे मत चले जाओ प्याज के यार, दिमाग से सोचो ना। अभी नहीं आई बुद्धि? हाँ, एक प्याज को मैंने पहले तो हाफ काटा, फिर उसको बिल्कुल थिकनेस 0 कर दी, एक एक हटाते जाओ छिलका, क्या एक एक रिंग निकलता जाएगा? और सोचो ये सारे रिंग ने मिलके पूरा प्याज का स्ट्रक्चर बनाया था, यानी एक सेमी सर्कुलर डिस्क बनाने के लिए मुझे बहुत सारे रिंग लगेंगे, हाँ या ना? तो इसका जो एलिमेंट होगा वो भी तो एक रिंग ही होगा। एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं जो क्या होगा? एक रिंग होगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, इस रिंग की फिलहाल रेडियस मान लेता हूं मैं स्मॉल आर।
छोटा सा रिंग काटा था, और इसकी थिकनेस मान लेता हूँ dr। बोलो कोई तकलीफ? तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। समझ आया क्यों नहीं दिया मैंने करने के लिए? मुझसे बोलो बालक, वहाँ क्या बोल रहे हो? बोलो बेटा। फिर मैंने कहा ना, वो प्याज पूरा मत सोचो, पूरा सोचोगे फिर वो हो जाएगा, सॉलिड स्फेयर बनेगा वो जब सॉलिड स्फेयर बताऊंगा तब सोचना, ठीक है? फिलहाल इसको 2D। आपको मैं और अच्छा क्या समझाऊं, ऐसा कोई एग्जांपल बढ़िया सा कुछ सोचने दो। च्युइंगम आर्ट बताऊं? च्युइंगम के आर्ट से एक्रिल, अच्छा हाँ चलो। अच्छा, आपको इस मार्कर से मैं एक काम करूं कि मैं आपको बोलूं कि बेटा ये सर्कल पूरा फिल करके बताओ, लाइक दिस सर्कल, ये सर्कल मुझे पूरा फिल करके बताओ। तो आप क्या कोशिश करोगे, ऐसे ऐसे भरने की बजाय इसे कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे मल्टीपल रिंग्स बनाते जाओगे। सोचो ज़रा, ये सारे मल्टीपल रिंग्स बन बन के इसको फिल कर देंगे। आप कंटिन्यूअसली बस ये सोचते रहो कि हर एक रिंग क्या कर रहा है, अपना रेडियस रिड्यूस करता जा रहा है, हर एक रिंग अपना रेडियस रिड्यूस करता जा रहा है। अब मैं ऐसे इन्फाइनाइट रिंग्स तो बना नहीं पाऊंगा, पर अगर इन्फाइनाइट रिंग्स ऐसे बनाऊं तो क्या कंप्लीटली फिल हो जाएगा? अब समझ आया कि अब भी नहीं आया? ये तो क्लियर है। तो इसलिए इसका जो एलिमेंट होगा वो ये रिंग होगा। अब क्लियर है? छोटा सा एलिमेंट अपन ने क्या काटा, रिंग। इसका मास कितना, dm, ठीक है? कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? चलो पहले तो एक काम करते हैं, dm निकाल लेते हैं, फिर देखी जाएगी। तो अगर मैं इस स्ट्रिप को तोड़ के बाहर निकाल लूँ और सीधा कर दूँ, तो मुझे ज़रा सोच के बताओ, ये स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, ये वाली थिकनेस कितनी है, dr, और ये वाली लेंथ पूरी होती सर्कल तो 2πr होता, आधा है तो कितना होगा, πr, तो पाई इंटू स्मॉल आर। क्या ये दिखने में शेप आपको रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा? तो इसका अगर मैं छोटा सा एरिया डी ए निकालूं, वो कितना आएगा, लेंथ इंटू हाइट, πr dr। क्या यहाँ चिपका दूं? तो dm विल बी सिग्मा πr dr, ठीक है? ये भी सिंपल है। अब मैं बोलता हूँ YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन m, तो उसको मैं 1/m यहीं पे लिख देता हूँ, टोटल मास, ठीक है? y कितना होगा और y क्या होगा? तो बेटा y इस रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा, और वो अपन पहले ही निकाल चुके हैं। इस रिंग का सेंटर मास पहले निकाल चुके हैं, कितना होता था, 2r बाई पाई। तो इसके लिए क्या होगा, 2 स्मॉल r बाई पाई, चिपका दूं यहाँ पर। तो y बन गया मेरा 1/m इंटीग्रेशन 2 स्मॉल r बाई पाई, dm की वैल्यू यहाँ से चिपकाते हैं, सिग्मा पाई r dr। पहले सिग्मा की वैल्यू रखें। अच्छा, dr की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो पहला रिंग कितने रेडियस का बनाएंगे, 0, और लास्ट वाला कैपिटल R तक, तो 0 से कैपिटल R, सबकी वैल्यूज चिपकाते हैं, 1/m 0 से r 2r बाई पाई, सिग्मा की वैल्यू 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, तो ये आ गया 2m बाई कैपिटल R स्क्वायर, और पाई भी है, 2m बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर, और सिग्मा रख देना मैंने, और यहाँ बचा पाई स्मॉल r dr। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा एक बार के लिए, बस फिर खत्म। जो जो कांस्टेंट बाहर रखो, कांस्टेंट कौन कौन है देखो, 2 2 जा 4 m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और एक m पहले से था, 0 से कैपिटल R
और अंदर बचा स्मॉल आर का स्क्वायर डी आर, एक एम से एक एम गुजर गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, और इसको सॉल्व किया बच्चे तो क्या आया 4/πr² r³/3 एंड लिमिट 0 से r। 0 वाला तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा क्या कैपिटल R, तो COM। तो फाइनली बचा 4/3 πr² और ऊपर बचा r³। r³ से ये कट गया, देन फाइनल आंसर इज 4r/3π। तो फाइनल रिजल्ट इज फॉर डिस्क क्या आया, सेमी सर्कुलर डिस्क क्या आया 0,4r/3π। क्या हुआ, नहीं आया समझ में? तो क्या बोल रहे थे फिर, ये तो नहीं बता रहे थे, ये तो नहीं बता रहे थे। लक्ष्य तुमने कभी बताया नहीं मेरे कान तेज है, इसको कभी बताया नहीं कि मेरे कान तेज है, शायद पता नहीं है ऐसे। हाँ लिखो, समझ आया कि नहीं आया, कहीं डाउट है तो पूछ लो तुरंत, इजी। हाँ y की वैल्यू, थोड़ा सा और जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। डी ए इज इक्वल टू पाई आर डी आर क्यों लिया, स्ट्रिप दिख रही है मेरी, उस स्ट्रिप को मैंने उठा के बाहर रखा, खींच के सीधा किया, क्या वो एक रेक्टेंगल लगेगा? उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी जरा मुझे देख कर बताओ, जो इस सर्कल की लेंथ रही होगी कितनी है? पूरा होता तो 2πr होता सरकमफेरेंस, आधा है तो कितना हो गया पाई आर, और थिकनेस कितनी है डी आर। तो बेटा लेंथ इंटू हाइट ही तो होता है रेक्टेंगल का एरिया, मुझे एरिया चाहिए था, तो डी ए कितना आ गया पाई आर डी आर। वैसे इसको निकालने का एक और तरीका होता है, पर वो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं अभी, सिखाऊं वो तरीका भी, डी ए निकालने का। चलो देख लो जिसकी इच्छा है। एरिया इज इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करें 2πr, अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पर πr² 2 रखना पड़ता, आधा एरिया है ना, πr² 2 डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बचा पाई आर। अब इस डी आर को उधर चिपका दो, क्या बना, देखो यही चीज़ इससे भी आई थी, ठीक है, तो आप ऐसे भी करते हैं। पर ये तरीका क्या स्टैंडर्ड है, हर जगह काम आ जाएगा, ये तुम्हें सॉल्व करने में परेशानी ही आएगी हमेशा। अब अपनी क्लास सीधे मंडे को, तब तक इन सबको प्रैक्टिस करते रहना।
इस सेजल ने क्या फोटो लगा रखी है, अवतार की लगा रखी, क्या लगा हुआ है? मूर्खन के जूम करके लगा रखा है। डन, छाप लिया। तो एक क्वेश्चन मुझे आप लोग सॉल्व करके बता सकते हो फिर तो। क्वार्टर पूछने से कोई फायदा है? तुम लोग तुरंत बता दोगे क्वार्टर पूछूंगा तो क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। हो गया सबका? चल, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। इस बार ये पूरी डिस्क नहीं है, ठीक है? इस बार ये डिस्क R1 से R2 तक है, ठीक है? इसको मैं स्ट्रिप को छोटा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मतलब इसकी ज़रूरत भी क्या थी वैसे तो, तुम लोग खुद ही सॉल्व कर रहे हो पूरा। करो, मतलब समझ पा रहे हो ना? इस बार पूरा मास बस इसमें है, ये पोर्शन में मास नहीं है, ठीक है? हाँ, ये बाहर R1 रेडियस वाला जो है ना, इसमें कोई मास नहीं है। मास पूरा बस इसी के अंदर है, सिर्फ इसके अंदर, R1 से R2 के बीच में। तो ये वाला सॉल्व करना है, करो। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मांगता है ना। बस तुम लोग, मुझे पता है क्या करोगे, यहाँ पर लिमिट चेंज कर दोगे R1 से R2 और आंसर दे दोगे फटाफट। कुछ कह रहे हो? चलो करो, वेल एंड गुड, ट्राई ट्राई, कॉपी में करो। बेटा हवा में सिर्फ तोते उड़ते हैं, याद रखना। जब तक पेन से, इसको याद रखना, इसके क्वेश्चंस पेन से उठा के सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं ही होंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो मुझे भी 11th क्लास में दर्द दिया करते थे जब पहली बार पढ़ रहा था। अच्छा, तुम लोगों में से किसी को एनिमेशन करना आता है? एनिमेशन कौन सा सॉफ्टवेयर पे करते हो? हाँ श्रद्धा, बोलो बच्चे। सर मैंने एक बार वेब स्टूडियो में एडमिशन किया था। वेब स्टोरी में किया है, ठीक है। तो मुझे जैसे तुम्हें आइडिया है तो एक बार बताओ कि जैसे मान लो मैं इसी का वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एक टॉपिक। सर इसके अंदर जब आपको जैसे एक एक टॉपिक समझाना पड़ता है तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग शुरू से जो बैठे हुए थे उसमें हमने 47 सेकंड्स की हमारी टोटल वीडियो बनाई थी।
उसके दिन आपको कम से कम 1 महीने से ज़्यादा लग गया, जिसका 3 से 4 बच्चे थे और सबको अच्छे से आता था। यानी एक एनीमे वीडियो बनाने में 3 से 4 महीने लग गए। 3 से 4 बच्चे थे, 1 महीना लग गया, 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है। आपने प्रॉपर फिर एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करे। मतलब मैं अगर 1 आवर का वीडियो बनाता हूँ तो बनाने में तो मेरे को सालों साल लग जाएगा। जब आप कोई तो जल्दी कर सकता है। जब आप जैसे आपको दिखा दिए कि ये ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप लोग उसको समझा रहे हो उस चीज़ का टाइम लगेगा। डायरेक्ट करो तो वो तो फिर मैं टाइम हो जाता है। मैं जैसे एनीमे में एक 3D वर्जन इसका बनाना चाहूँगा, तो कैसे बना सकता हूँ? मैं तो जैसे क्वेश्चन में फोकस से और फिर वो एआई का हेल्प लेके वो फोकस टैग्स क्रिएट कर देता है उसमें। पर फिर जो वॉल्यूम वाली सीन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें एडजस्ट करना। आपको वॉल्यूम आप वीडियो के हिसाब से करनी होती है अपनी ऊपर नीचे। मतलब मुझे एनीमे सीखना ही पड़ेगा प्रॉपर। नहीं, मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें। फोटोशॉप में एनीमे क्या होता है? फोटो बनाता है उसमें? नहीं तो फोटो से आप एआई को यूज करते हैं डायरेक्ट वीडियो को करता हूं ना। सर माइक्रोसॉफ्ट कौन सा माइक्रोसॉफ्ट? मेरा स्टॉप मोशन एनिमेशन भी ट्राई करना वो भी अच्छा है। कौन सा स्टॉप मोशन एनिमेशन उससे क्या होता है, आप एक बार फोटोज क्लिक करते हो उसको ना धीरे धीरे से होता है कि आप अटक अटक से चल रही होती है वीडियोस, वो बहुत ही इजी होता है करना इसके अंदर। उसको आप अगर प्रॉपर ढंग से बनाओ तो मुश्किल से 5-7 दिन का काम होता है। मतलब फिर भी 5-6 दिन में 1 घंटे का वीडियो बनेगा? तो फिर उसे नहीं, फोटो बिकॉज सेक्शन में टाइम एक लगेगा। यूट्यूब का चैनल था प्रोफेसर ऑफ हाउ करके, वो सिखाते हैं आई थिंक एनिमेशन। सर अगर आप जैसे एक वो घंटे एआई के से अंदर बनाता है। आप इतना टॉपिक कवर कर रहे हो उसके ऊपर है, जैसे आपने अभी यहाँ तो इतना सब कुछ सिखा दिया है ना, तो एक एक चीज को फिर आप कर रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने कोई एक वास्ट टॉपिक पे कर रखा है और सेम रिलेटेड है तो उसकी फोटोज ज़्यादातर सेम रहेगी। फोटो मैं एक्चुअली में क्या तुम लोगों के लिए ये चाहता हूँ, जैसे ये चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, इनको एक 3D एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। सिर्फ फोटोज कैसे टाइम लगता है, तो इनकी फोटोज खींच के फिर बनाओ। एडिटिंग करने के अंदर टाइम जाता, फोटोज खींचने हैं आपको अलग अलग एंगल से, हर किसी में भी गड़बड़ होती है फिर पूरी वीडियोस पर जाती है। बिकॉज क्या होता है इसमें स्ट्रिप तोड़ना वगैरह जो मैं सिखाता हूँ ना, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली हर बच्चा इंपोर्ट नहीं कर पाता, और जब उसको 3D वीडियोस में देखोगे ना तुम लोग तो शायद उसे इंपोर्ट कर पाओगे। वो एआई बोर्ड तो है लेकिन उसमें स्ट्रिप काटना उसमें भी नहीं सीख पाओगे। चलो देखते हैं। नहीं बट वो उसे 3D डिज़ाइन कर पाएगा। एआई में भी कौन सा चलता है, एक फ़ोटो इमेज जनरेट करने के लिए तो परेशान हो जाता है वो। चैट जीपीटी परेशान हो जाता है एक फ़ोटो की इमेज बनाने में। हाँ नहीं, अगर वो पेड वर्जन में भी अगर ये चीज़ मुझे मिलती है फैसिलिटी तो मैं बिल्कुल यूज़ करूँगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा कोई फैसिलिटी है पेड वर्जन में भी। हाँ मुझे कोड्स लिखने में ज़रूर हेल्प कर सकता है। कौन सी वेबसाइट है बताओ मुझे, कोई हो तो मुझे आज बता के मैसेज करना। मैंने एक बार ट्राई करी थी मेरी वीडियोस एडिट करने की फिल्मोरा पे, उसने सारा पढ़ाने वाला पार्ट हटा दिया, खाली वाला पार्ट छोड़ दिया। हाँ ये वीडियो एडिटिंग मेरे को इतना बकवास लगता है इसलिए मैं रॉ वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, तो बहुत लंबा काम है। हाँ श्रद्धा बोलो बच्चे। सर आप वीडियो एडिटिंग के लिए इंशॉट यूज कर सकते हो। कौन सा? इनशॉट? इंशॉट नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि जो मैं बीच में गैप टाइम देता हूँ ना इसे क्रॉप करना है, इसे हटाना होता है मुझे, और मुझे कुछ खास नहीं करना होता एडिटिंग। and also you can put your thumbnail. अच्छा थंबनेल भी डाल सकता हूँ, चल मैं करता हूँ है ना। इन शॉर्ट
मतलब ये तो मोबाइल ऐप है ना आई थिंक इन शॉर्ट्स तो। सर मैं भी एडिट करती हूँ। अच्छा आप वीडियोस एडिट करते हो? यस सर। किस चीज़ के लिए? सर यूट्यूब। अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है, किस चीज़ के लिए? हाँ सर क्राफ्ट के लिए। किसके लिए? सर आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके आर्ट एंड क्राफ्ट का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मैं इन शॉर्ट्स पे, लेकिन फिर मुझे मोबाइल में लेना पड़ेगा रेगुलर वीडियोस, विंडोज़ में तो होगा नहीं। सर इन शॉर्ट या फिर कैनवास यूज कर सकते हैं। कैनवास, कैनवास तो शायद पेड वर्जन है ना उसका। सर एक और है हाँ आपको सर एडिट बट करके कुछ आता है नहीं तो होगा। भी आता है नॉर्मल में भी आता है तो पर प्रो में ज़्यादा अच्छा होता है। एक इजी कट करके वो वाला भी बन गया माइक्रोसॉफ्ट का यूज करेगा। चलो देखता हूँ, कोई बढ़िया कोई एक ऐप होगा ना तो उस पर काम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? समझ में ही नहीं आया, घबरा। एक्स जीरो रहेगा, चलो ठीक है। देखो इस बार ना सब कुछ सही है, सिमिलर है। लिमिट भी इनफैक्ट R1 से R2 ही रखने वाला हूँ मैं, सेम इसी में लिमिट में रखने वाला हूँ R1 से R2, क्योंकि इस बार R1 से R2 तक वेरी करवाएंगे। अरे ना बेटा ना, लेकिन प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, सिग्मा सेम थोड़ी होगा, इस बार एरिया कम है, पहले जितना थोड़ी पूरा एरिया है, तो इस बार एरिया कितना है ये मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो डीएम भी यही रहने वाला है, डीएम भी यही रहेगा सिग्मा पाई आर डी आर, इसमें भी दिक्कत नहीं है। ये निकालेंगे तो ये क्या होगा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो बस यहां पर ये रिप्लेसमेंट होगा और बाकी सब कुछ सेम टू सेम हो जाएगा। तो अब रिप्लेस करूं, 2m बाई पाई एज इट इज, सिग्मा की वैल्यू यहां से रिप्लेस करते हैं। क्या बेटा कहाँ R2 होगा बोलो मुझे, बेटा वही तो किया है। अच्छा नीचे भी लिखूं 2, वेरी गुड, खुश, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया वाला, गुड। चलो मतलब लग रहा है मुझे कि सीख रहे हो सब लोग। चलो तो यहां पर मैं वैल्यूज चिपकाता हूं, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2m बाय 2m अपॉन पाई, रेस लगाने वाले बच्चों की कॉपी फाड़ी जाएगी शायद याद ना हो तो, चोर की दाढ़ी में तिनका। और बेटा यहाँ पर पाई आर डी आर पहले से प्रेजेंट था, पाई आर डी आर, पाई से पाई गुजर गया, बाकी सबको बाहर निकालते, अच्छा एम से एम भी गुजर गया, तो 4 अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, और अंदर रह गया, अब और कुछ थोड़ी आएगा बाहर, बस अंदर रह गया आर स्क्वायर डी आर, आर वन से आर टू। अब इसे पुट किया मैंने तो सॉल्व किया, मतलब तो 4 अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, और बेटा इंटीग्रेशन किया तो आ गया आर क्यूब बाय 3, और ये हो गया आर वन से आर टू, लिमिट पुट करो तो 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन 3 पाई आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन, और ऊपर बन गया बच्चों आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब। अगर आप चाहो तो इसमें से आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब आता है सॉल्व करना सबको, एक कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये बचेगा 4/3 पाई आर टू प्लस आर वन, और ऊपर बचेगा आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू प्लस आर वन स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे हिसाब से सबको खोलना आता होगा तो 1 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, नालायक है मेरे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उससे सॉल्व किया मैंने, इजी था, समझ आया? तो घर जाके प्रैक्टिस करोगे इसे पक्का, तो इसे वापस प्रैक्टिस करना,
और बेटा जो आपने नहीं लिखा शुरू में वो किसी से लिख के फिर फ्री हो जाना। तो मेरी तरफ से वैसे इसके लिए टॉपिक के लिए फ्री हो, क्लास से फ्री नहीं किया मैंने।